हेलो डियर, आपका सिंप्लीफिकेशन क्लास 2 के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। एक और ज़बरदस्त क्लास आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। मैंने ग्रुप के अंदर देखा कि थोड़े से ढीले पड़े हुए हैं कई लोग, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है। इस स्टेज के ऊपर आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, और उस स्टेज के ऊपर कौन क्या सोच कर आगे बढ़ेगा यही मैटर करेगा, ठीक है। लोग बतेरे हैं, लेकिन उसके बाद कौन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो मैटर करेगा। तो नंबर वन, बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा था कमेंट, ऐसी ऐसी बातें आ रही थी कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, हर एक दिन परफेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। कोई दिन परफेक्ट भी जाएगा, जिस दिन आप सातवें आसमान पर होंगे कि भाई तेरा भाई फोड़ रहा है या तेरी बहन फोड़ रही है, तब भाई ला देंगे अब की बार पेपर में। ऐसा भी आपका दिन जाएगा। कभी कभी ऐसा भी दिन जाएगा, आप अपने आप को कोसोगे, आप गिल्ट में सोओगे कि आज तो काम नहीं हुआ, या फिर आज उतना काम नहीं हुआ, ठीक है। तो हर दिन परफेक्ट नहीं जाएगा, कोई दिन अच्छा, कोई दिन मॉडरेट, कोई दिन बुरा, ऐसे दिन चलते रहेंगे। कभी ज़्यादा दिन अच्छे, कभी लगातार कुछ दिन खराब। तो प्रॉब्लम उस बंदे में नहीं है जिसके सारे दिन परफेक्ट नहीं जा रहे। प्रॉब्लम उस बंदे में है जिसको ये नहीं पता कि ये होता है। जिसको ये पता है कि ये आम सी बात है, ऐसा होता है, तो वो क्या करेगा, वो डिमोटिवेट नहीं होएगा। ये इस प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। कोई भी बंदा अगर आपसे बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं लिख के दे सकता हूं, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। भले ही वो टॉपर ही क्यों ना हो, है? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है उसके एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से उसका दिन खराब जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई ऊपर नीचे थोड़े होना है, आपका मोटिवेशन अप डाउन होना, ये बिल्कुल प्रोसेस का पार्ट है, ये अनसेपरेबल पार्ट है, ये सेपरेट किया ही नहीं जा सकता अपने इस प्रोसेस से, ठीक है। तो सर हम क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो कि दिन अच्छा नहीं जा रहा, ठीक है, आप अपना काम करते रहो। मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, आप उसको तसल्ली से एनालाइज करो। हाँ सर, तो क्या हमारे मन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? जब मार्क्स कम आएंगे तो आपके मन पर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? अगर आप वाकई में उस जॉब को लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा कौन मूर्ख होगा जिसके मन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कम मार्क्स आने से? तो मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने मन के ऊपर इम्पैक्ट मत डालो, बट ये देख लो कि ठीक है, मोटा मोटी फिर भी जो दिल को समझा लेगा कि ये पार्ट है, चीज़ें इन द लॉन्ग रन हमें सही चाहिए। आज ठीक हैं, आज ठीक नहीं है, वो नहीं चाहिए हमें, इन द लॉन्ग रन ठीक चाहिए। तो कुछ दिन खराब जाएंगे, कुछ दिन बढ़िया जाएंगे, कुछ दिन मॉडरेट जाएंगे, बस अपने काम को मत छोड़ो। किसी दिन कोई एक सब्जेक्ट ज़्यादा होगा, कोई एक सब्जेक्ट कम होगा, ठीक है। आपने 100% परफेक्ट तैयारी नहीं करनी, आपने बस तैयारी करते रहना है, ठीक है। रिजल्ट उस बंदे का नहीं आता कि जो 100% परफेक्ट काम करता है, रिजल्ट उस बंदे का आता है जो नॉर्मल से भी काम कर दे, बट रोज कर दे, ठीक है। मोटे मोटे रोज कर दे, 7 दिन में से 5 दिन भी रोज कर दे, 6 दिन भी कर दे, 7 दिन में से लगातार, उसका रिजल्ट आता है? उस बंदे का रिजल्ट नहीं आता कि भाई जो 18 घंटे पढ़ रहा है। नहीं, जो यूपीएससी वाले भी बोलते हैं ना मैं 18 घंटे पढ़ता था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बतेरे लोगों से मिलता जुलता हूं, मैं बतेरे स्टूडेंट से मिलता हूं, बतेरे एस्पिरेंट से मिलता हूं, वो झूठ बोल रहे होते हैं। उन्होंने 3 दिन 18 घंटे पढ़ा होगा, या उनका 1 महीने ऐसा दौर आया होगा कि उन्होंने 18 घंटे पढ़ा है। उसके बाद वैसे भी उनकी एवरेज हो सकता है 8, 10, 12 घंटे हो, वो 18 बोल देते हैं। जो उनका हाईएस्ट है उसी को वो एवरेज बोल के लोगों को डरा देते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या कह रहा हूँ, कम पढ़ने के लिए आपको नहीं मैं उकसा रहा, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि ऐसे दौर आते हैं, जितना हो सकता है उतने पढ़ो, ठीक है। और इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, मान लो ये प्रोसेस का पार्ट है, बस आपका काम आगे बढ़ते रहना, ठीक है। नंबर 2, काफ़ी बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं, बर्डन ले लेते हैं तैयारी का। क्यों ले लेते हैं वो? क्योंकि वो ओवर टारगेट कर लेते हैं। जो अपना टारगेट है वो ज़रूरत से बड़ा कर लेते हैं, वो अनरियलिस्टिक गोल रख लेते हैं, ठीक है। रबड़ को हम कितना खींच सकते हैं उसकी एक लिमिट है ना। तो अपनी बॉडी से कितना काम कर सकते हैं, एक दिन में कितनी पढ़ाई पॉसिबल है, उसकी एक लिमिट है। तो आजकल इन्फॉर्मेशन का इतना ओवरडोज है कि एक स्टूडेंट 5-5 लोगों की स्ट्रेटजी देख लेता है। तो नंबर 1, स्ट्रेटजी किसी की मत देखो। आपको जो स्टडी प्लान मैंने बताया है वो रियलिस्टिक स्टडी प्लान है, उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो,
ठीक है, हर एक पर्सन के हिसाब से किसी न किसी सब्जेक्ट में थोड़े ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, जो मैं स्टडी प्लान बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, उसको भी 100% नहीं फॉलो करोगे आप, वो मैंने अपनी समझ के हिसाब से बनाया है। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग करोगे, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लोगे उसको। ठीक है, तो ओवर टारगेट नहीं रखना है, जितना आप दिन में नहीं कर सकते उतना टारगेट नहीं बना लेना है भाई। क्लियर है? तो एक दिन में एक दिन का काम करते रहो बस। आपका इतना काम, आपका कितना काम है कि एक दिन में एक दिन का काम होता रहे बस। जब मंडे है तो मंडे को इतना पढ़ लो कि जितना एक दिन में पढ़ा जा सकता है। ट्यूसडे की टेंशन मत लो, जिस दिन ट्यूसडे आएगा तो ट्यूसडे को भी उतना पढ़ लो जितना एक दिन में पढ़ा जा सकता है। सिंपल। मंडे को ट्यूसडे की या वेडनेसडे की टेंशन क्यों ले रहे हो कि क्या मैं एक महीने पढ़ पाऊंगा? अरे भाई, उस एक महीने को आने तो दे बेचारे को, हैं? तो आज के दिन आज की टेंशन रखो। और एक और बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि जब मैं लाइफ में कोई भी काम करता हूं, कोई भी पर्सन करता है, कि वो हमेशा ट्रैक पर होता है। इन सारी चीज़ों में मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ कि माइंड सेट के अंदर, मतलब मेरे खुद का एक इंटरेस्ट है। तो इलॉन मस्क को ले लो, या बड़े बड़े जो लोग हैं, कई लोग उनके इंटरव्यू मिलते हैं, या फिर टीचिंग में ही जो ऐसे टीचर है, विकास दिव्या कीर्ति सर हो गए, या कई जो टीचर हैं, मैं, या फिर कई लोग हैं जो भाई फाउंडर्स हैं, तो मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ कि इनका माइंड सेट कैसा, इनका रूटीन कैसा जाता होगा, क्या ये। तो मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि सब लोग की लाइफ में ऐसे ऐसे, सब लोग की लाइफ में, ये कोई मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा, ये है। कोई एक्सेप्ट कर लेता है, कोई नहीं करता, बस सच्चाई है। वो एक्सेप्ट करने से बदल नहीं जाती, या एक्सेप्ट ना करने से बदल नहीं जाती। तो बेस्ट आप क्या कर सकते हो, मैं ये सारी चीजें अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर ही बता रहा हूँ। बेस्ट आप क्या कर सकते हो, आज के दिन का काम आज के आज निपटा दो, ठीक, बस कल की टेंशन नहीं लेनी। कल का काम निपटा देना, परसों का काम निपटा देना। अगर इतना भी आपने कर दिया तो जिस दिन एग्जाम होएगा काम कर लोगे आप, मस्त काम करके आओगे। तो फालतू का डिमोटिवेट नहीं होना अगर आप काम कर रहे हो तो, ठीक है। और मैंने एक आधे बच्चे के स्क्रीनशॉट देखे थे, कैट की बुक से स्क्रीनशॉट भेज रखे हैं। दिल तो ऐसा कर रहा है कि मतलब एक लठ लेके आऊँ, कमर तोड़ दूँ उस बंदे की घर पे जाकर। जब आप लोगों को मैंने PDF दे दी और बोल दिया इससे बाहर एक भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इससे बाहर कुछ भी करना है तो मॉक टेस्ट दो सिर्फ, मैं आपका बर्डन घटा रहा हूँ, हैं? और आप कर रहे हो आ बैल मुझे मार जानबूझ के कि अनसक्सेस कहाँ से मिलेगी, यहाँ से अनसक्सेसफुल कैसे होऊंगा मैं, ये उठा लूँ, ये ऐसे लगे हुए हैं कुछ लोग। भाई साहब मान जाओ, मान जाओ, जो आपको कंटेंट दिया है दैट इज़ मोर देन एनफ। अगर उतने में आप एक्सपर्ट हो चुके हो, उसके बाद मॉक्स दो, मॉक्स में अपने आप को इम्प्रूव करो, उसमें भी आप एक्सपर्ट हो चुके हो तो अब दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दो। और बुक मत उठा कर लाओ, वो मैं उठा कर ला चुका हूँ, ठीक है। आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके ये ट्रस्ट कर लिया होगा कि सारे कंटेंट को मैं फिल्टर कर चुका हूँ। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है और आपको फ़ायदा होगा तो दे दूंगा आपको, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाऊँ अब मैं। लो जी, अब पेन नोटबुक और अपना डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंडसेट लेकर यहाँ पर आ जाओ। चलिए जी, तो इस क्लास के अंदर हम सिंप्लीफिकेशन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये कंसेप्ट करेंगे। तो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कई तरीक़ों से किया जा सकता है, ये मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, कई तरीके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन वगैरह हम कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि न्यूमरेटर कितना बढ़ा, डिनोमिनेटर कितना बढ़ा, ठीक है। जैसे यहीं पर बता दूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल बता दूं, जो मैं यहाँ पर बता पाऊंगा वो मैं यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर है 3/8 एक फ्रैक्शन, और यहाँ पर है 2/5। तो यहाँ पर अगर आपने देखना है कौन सी बड़ी है, वैसे तो हमें इनकी परसेंटेज ही पता है, ये 40% है, ये 37.5 है, वो बड़ी है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दूनी 16, 5 तिये 15, न्यूमरेटर की साइड लिखोगे चीज़ों को, ये नहीं है कि 3 5 15 इधर लिख दो। जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर इन्वॉल्व हुआ है उसकी तरफ लेकर आओगे, डिनोमिनेटर को अंश की तरफ लिखेंगे। 5 तिये 15, 8 दूनी 16, 16 बड़ा है, तो इसका मतलब दिस फ्रैक्शन इज बड़ी। क्लियर? देन अप्रोक्सीमेट करने का तरीका क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा।
चेंज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये भी देख लो। मान लो मैंने एक फ्रैक्शन बताई 3/13 और यहाँ पर एक फ्रैक्शन बताई 30/, मान लो 38, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है? लेकिन कई बार क्वेश्चन के हिसाब से कुछ बढ़िया रहता है, कई बार कुछ बढ़िया रहता है, तो सब कुछ बताऊंगा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वहां पर जो स्ट्राइक करेगा वैसे करोगे, ठीक है। रटनी नहीं है, चीजें समझनी है। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर कितने गुना हो गया, यहाँ पर न्यूमरेटर हो गया, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पर, आई डिड ए गड़बड़, ये तो डेफिनेटली बड़ी आपको लगी रही होगी, है ना। रकम थोड़ी सी अच्छी लेता हूँ, ऐसे, ठीक, मान लो ये है। तो यहाँ पर आप देखो न्यूमरेटर 10 गुना हो गया, हाँ जी सर न्यूमरेटर तो 10 गुना हो गया। तो अब डिनोमिनेटर कितना हुआ, 10 गुना हुआ कि नहीं? 13 का 10 गुना है 130, 130 से कम है तो ये 10 गुना नहीं हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ गया, डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ गया? न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ गया। अगर ये दोनों 10 गुने हुए होते, अगर ये दोनों 10 गुने हुए होते तो फ्रैक्शन सेम ही रहनी थी। तो अगर न्यूमरेटर ज्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो चीज को छोटा कर देता है, अगर हर ज्यादा बढ़ जाए तो छोटा कर देगा ओवरऑल। तो अगर डिनोमिनेटर किसी में गलती से ज्यादा बढ़ गया तो वो छोटी फ्रैक्शन है। हम ऐसे भी देख सकते हैं, कभी कभी न्यूमरेटर ऐसे होएगा कि ये 10% बढ़ गया, ये लगभग 15% बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर 15% बढ़ गया, वो ज्यादा बढ़ गया। गुणा में देखेंगे हम हमेशा चीजों को, ठीक है। तो भैया फ्रैक्शन तो छोटी होगी तो वो वाली छोटी हो जाएगी, तो समझ गए। नेक्स्ट हम पैटर्न वगैरह कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे पैटर्न आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिखा दूंगा कि पैटर्न कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो आए हुए क्वेश्चन है उनके ऊपर करेंगे, ठीक है। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो देखो जरा कैसे इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 हम इसको कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ऐसे। अगर 308 को मैं यहाँ पर लाऊं तो ये हो गया 924, और इसको यहाँ पर ले जाऊँ तो ये हो गया 990, ठीक है। तो 990 बड़ा है, हाँ जी ये बड़ा है, ये वाली रिलेशन तो ठीक है। उसके बाद आप फिर से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 7 × 21, 2100 समथिंग, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 1800 समथिंग, मतलब 2000 समथिंग होएगा, 2025। इसको यहाँ पर लाओगे तो 2025, इसको लेकर जाओगे तो 2156, तो ये वाला बड़ा है, तो ये भी ठीक है, तो यानी कि दिस इज ठीक। अब ये और देखो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो यहाँ पर 99 कॉमन ले लेते हैं। अगर आप 99 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर बच जाएगा 1/7, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2/7, एंड ऐसे ऐसे करके 6/7, ठीक है। उसके बाद 99 इंटू 1 से लेकर 6 तक वो हो जाएगी जी टोटल 1 2 3, 6 × 7/2 21, 21/7, 7 × 21, और फिर वही आ जाएगा कितना, 279 तो नहीं आएगा, है ना, 3 में 27, 397 आ जाएगा। इसने 279 क्यों लिखा है, ये 279 300 से कम है, यहाँ पर 6 बार तो 99 ही आ गया। ये हम डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन सोल्व करना नहीं बता रहा, यहाँ पर सिर्फ 300 है तो 99 6 बार आ चुका है, तो 300 से तो वैसे ही बड़ा है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट हमें पता ही है कि ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप क्या गलती कर सकते हो, तो भाई ये 99 इंटू 1/7 नहीं है, ये 99 प्लस 1/7 है। तो यहाँ पर ये गलती नहीं करनी कि 99 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, 99 प्लस 1/7, 99 प्लस 2/7, ऐसे ही 6 बार आया है, तो हमारे पास 99 इंटू 6 है, प्लस 1/7 प्लस 2/7 एंड सो ऑन 6/7। तो ये अपने पास हो गया 594। इसको मैं देख रहा हूँ 100 - 1, 600 में से 6 घटा दिया, प्लस 21/7 यानी कि 3, तो 597, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, आंसर इज ओनली 1। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखें जरा, वैसे कर पाएंगे, हाँ जी। इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, जैसे ऊपर सिंपल सिंपल चीजें हैं 3 9 7, वो कई बार ऐसी सिंपल सिंपल चीजें देगा जिनका पहाड़ा आपको आता है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं चीजें। अगर मैं यहाँ पर काटूं 3/110 को काटूं तो 3 × 1 = 3, ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 36 पॉइंट समथिंग,
3 3 9 3 6 18 36 पॉइंट समथिंग, इतनी अप्रोक्सीमेशन ही काफ़ी है। उसके बाद अगर मैं 9 से काटूँ, 9 एकम 9, 9 तिये 27, 3 और 8, 9 चौके 36, 34 पॉइंट समथिंग। उसके बाद मैं काट दूँ 7 से, 7 तिये 21, 7 दूनी 14, 32 पॉइंट समथिंग। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? इसका। तो ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, लेकिन ये डिनोमिनेटर है, हर है। अगर ये छोटा है तो ओवरऑल चीज़ बड़ी होगी, तो ये बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो ठीक है। इसको मैं बोल रहा था अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसी 4-5 चीज़ें सीख लेंगे, कभी भी फ्रैक्शन कंपेयर करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उस काम को कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो 2017 में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए थे कुछ फ्रैक्शन कंपैरिजन के, उनके थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले तो सबसे पहले वाला ये देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है -5 और -1/5, ऐसे देख सकते हैं। ये क्या होता है? ये होता है 5 1/5 क्या होता है? वो होता है 5 + 1/5। तो माइनस लगा है तो -5 -1/5। यहाँ पर है -2 एंड -1/10। तो -5 और -2 तो -7, 17 में से 7 गए 10, 10 और 11 21, यहाँ पर 21 तो 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पर है 1/2, 1/2 और 3/4, तो ऊपर 2 से गुणा कर रहा हूँ, 2/4, 2 और 3 5/4, ये हो गया 5/4। ठीक है, आगे क्या बच गया? 1/5 और 1/10, इसको मैंने कर दिया 2/10, 2 और 1 3/10, -3/10। बस ये आपने सोल्व करना है। ठीक है भाई, तो कर लें इसको। 10 5 50, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 38/40। ठीक है, यानी कि 19/20। ठीक है, 20 इंटू दिस 420, 439/20, यही है क्या? यही है, तो ये ठीक हो गया। उसके बाद अगला देखो, अब ये फ्रैक्शन कंपैरिजन वाला है, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वैसे भी कंपेयर कर सकते हो, काट के कंपेयर कर लो। अगर मैं इनको काटूँ, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 नी में 81, 119 पॉइंट समथिंग, सही किया ना मैंने? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 नी में 81। 11 से अगर मैं काटूँ तो 11 102, 1100 है, 100 पर तो वो गया, 11 दूनी 22, 102 पॉइंट समथिंग। अगर मैं 12 से काटूँ तो 101। एक्चुअल आए हुए क्वेश्चन है, तो अगर हमें ऊपर वाली चीज़ों का पहाड़ा आ रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटा कौन सा है? ये तो ये बड़ा हो गया। सबसे सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये डिनोमिनेटर में तो ये सबसे छोटा हो गया, तो ये है। उसने वहाँ पर उल्टा दे रखा है, तो ये गलत हो गया। क्लियर है? देन नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक पैटर्न नजर आएगा। ये पैटर्न विल बी नजर आइंग टू यू। यहाँ पर देखो क्या पैटर्न है? नीचे वाला 2 बड़ा है, नीचे वाला 2 बड़ा है, नीचे वाला 2 बड़ा है, ये एक पैटर्न नजर आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब भी आपको ऐसा पैटर्न नजर आए ना कि सेम डिफरेंस है, मैं आपको चीज़ें रटवा सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कभी कभी ऊपर वाला बड़ा हो जाए, कभी नीचे वाला बड़ा हो जाए, तो हम रटेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम जब भी नीचे वाला बड़ा हो तो हम ये देख लेंगे कि अच्छा नीचे वाला 2 बड़ा है, तो यहाँ पर नीचे वाला कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। अब ये तो मैंने छोटा सी वैल्यू ले ली, अब एक मैं बड़ी सी वैल्यू ले लूंगा। मतलब मैंने किया क्या, मैंने ये कर लिया, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसको मैं बोल रहा था ऑब्जर्वेशन। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने छोटी वैल्यूज यूज की जिनमें 1 का डिफरेंस था, यहां पर बड़ी वैल्यूज यूज की जिनमें 1 का डिफरेंस था। यहां पर भी नीचे वाला 1 बड़ा, यहां पर भी नीचे वाला 1 बड़ा। अगर नीचे वाला सेम बड़ा हो सब में तो क्या होता है? तो अब मुझे बताओ, ये बड़ा है या ये तो हो गया 50%, 1/2 इज 50%, 50% दो में से एक, ये 99.9% है। तो जब भी वैल्यूज बड़ी होंगी ना, वो बड़ा होगा। तो इसमें वैल्यूज बड़ी कहाँ पर है? अब चाहे ऊपर वालियों को कंपेयर कर लो या नीचे वालियों को, कंफ्यूज मत होना। अब 157 सबसे बड़ी है तो ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये सबसे बड़ा है, ये छोटा दिखा रखा है, गलत बात। कभी कभी वो क्या करेगा, ऊपर वाले को बढ़ा दे देगा, तो उस वक्त ऐसा एग्जाम्पल ले लेना कि भैया 5/4, या फिर क्यों ही लें ऐसा 5/4, इतना गंदा भी क्यों लें, हम 2/1 लेंगे। बताओ कौन रोकेगा हमें?
ये तो 2 है और ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो अब की बार ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पर कुछ रटना है कि जब ऊपर वाला बड़ा हो तो ऐसे करना, नीचे क्यों रटना है भाई, ऑन द स्पॉट ऑब्जर्व करके मार्क कर देंगे। क्लियर, इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो बताओ भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लें, इनको कर लें, और वैसे भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। देखो 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, तो 3 से कितने पर जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग होएगा, 24 से बेहतर होता है। 5 से काटूंगा तो 18 पॉइंट समथिंग होएगा। ठीक है, 7 से काटूंगा तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 14 7 98 होता है, 14 पॉइंट समथिंग होएगा। तो ये छोटा है तो ये सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये सबसे छोटा है, यही उसने दे रखा है, तो ठीक है। यहाँ पर देखो अगर मैं 11 से काटूंगा तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 पॉइंट समथिंग। अगर मैं 12 से काटूंगा, 12 एकम 12, ये 13 पॉइंट समथिंग है, 156 होता है 12 इंटू 13। अगर मैं 13 से काटूंगा तो 13 एकम 13, 5 बचेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, 5 बचेगा और 1 51, 13 चौके 52 होता है। तो ये जो है ये 14 से थोड़ा सा छोटा है, और ये जो है ये 13 से थोड़ा सा बड़ा है, ये 14 से थोड़ा सा छोटा है। सिर्फ 1 की कसर थी, ये 14 गुना हो जाना था। तो कभी कभी ऐसा भी आएगा 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग, लेकिन आपने देखना है कि लोकेशन कहाँ पर है उसकी, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, मैं नहीं बना रहा हूँ। फिर भी आप बोलो कि अगर बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दे तो भाई या तो परसेंटेज वाइज देख लोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई देकर मारो, खत्म करो बात को। डन। ठीक, तो यानी कि सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये बड़ा है, ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा है तो यही बोल रखा उसने। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2। क्लियर है, क्लियर है। एक और पैटर्न ऑब्जर्व करने वाली, जैसे मैंने 2 बड़ा 2 छोटा वाला बताया था, ऐसे ही ये भी पैटर्न ऑब्जर्व कर पाओगे इसमें, बताओ। मतलब पैटर्न क्या है, कैसे बना रखा उसने सवाल, 96 बटे 95, 97, 97, 96, 98। उसने क्या किया, उसने 4 नंबर ले रखे हैं, देखो 95, 96, 97, 98, उसी से सवाल बना दिया। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 95, 96, 97, 98, इससे उसने सवाल बना दिए, 3 वैल्यूज बना दी। तो मैं इनकी जगह छोटी वैल्यूज लूंगा तो करने में आसानी होगी। एग्जामिनर का क्या भरोसा, वो तो कल को 995, 996, 997, 998 ले लेगा, तो क्वेश्चन और कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन 1 2 3 4 की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, तो देखो P की वैल्यू क्या है, 96, तो 96 की जगह मैं लूंगा 2। देखो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा उसी तरीके से, 96 की जगह मैंने 2 ले रखा है, 2, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने नंबर लिए हैं, बस मैंने छोटे ले लिए। 95 की जगह 1, 97 की जगह 3, क्यू क्या है 97 यानी कि 3 बटे 96 98, 96 98 2 इंटू 4। ठीक है, आर क्या है, आर है भाई 1 बटे 97 यानी कि 1 बटे 3। तो ये क्या है, ये अब हमें इजीली दिख रहा है 33.33%, 3/8 37.5%। परसेंटेज पे इतना तो किया होगा ना, ये फ्रैक्शन याद है, हम तो करेंगे ही। 2/3 66.66%। तो सबसे बड़ा ये हो गया, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, सबसे छोटा आर है, आर इज लेस देन क्यू इज लेस देन पी। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैंने फ्रैक्शन को कंपेयर करने के जितने तरीके हैं वो सारे बता दिए, फिर यही सारे हैं। अब आगे हम करने वाले हैं भाई साहब बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या होता है, एक बार रिवीजन में आपको करवा दूं हल्का सा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। कितने तरह की ब्रैकेट होती हैं, एक तो ब्रैकेट होती है ये डंडी, इसको हम बोलते हैं, पता नहीं विनिकुलम बोलते हैं शायद, विनिकुलम, हाँ विनिकुलम ही बोलते हैं, विनिकुलम। ये कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी 3 - 4, ऐसे मान लो बाहर माइनस है, तो इसका क्या मतलब है कि पहले जो डंडे के नीचे है ना भाई साहब, उसे सोल्व कर लो। इसका क्या मतलब है, इस डंडे के नीचे क्या है, इस डंडे के नीचे है ये। तो 3 - 4 माइनस का 1, तो माइनस अंदर से माइनस का 1 निकलेगा, तो आंसर विल बी 5 + 1 6। तो इसको हम बोलते हैं विनिकुलम। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स,
तो ब्रैकेट्स कितने तरह की वो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। देन उसके बाद इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इनको मैं ऐसे लिखता हूं, पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर ये ऐसे मिलेगी, फिर ये ऐसे मिलेगी, फिर ये ऐसे मिलेंगी। ये सारी क्या होगी, ये सारी हो गई ब्रैकेट्स, BODMAS में ब्रैकेट्स। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है हाफ ऑफ 40, तो क्या होता है 20, कैसे आएगा 1/2 इंटू 40 20। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, हाफ ऑफ 3 ऑफ, तो 3 ऑफ का मतलब होता है 3 टाइम ऑफ दिस, तो मल्टीप्लीकेशन होएगा। तो ये जस्ट क्या है कि कौन सी चीज पहले सोल्व करनी है कौन सी बाद में। ठीक है, ऑफ, फिर डी फॉर डिवीजन। अगर पहले हमारे पास ऑप्शन होएगा तो ब्रैकेट्स सोल्व करेंगे, ब्रैकेट्स में ये वो होएगा, नंबर होएगा, ये ऑर्डर होएगा, फिर हम ऑफ सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, बट ये वाला मल्टीप्लिकेशन पहले सोल्व होगा डिवीजन से भी। ठीक है, फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आप आगे पीछे भी कर सकते हो, सच बताऊं तो इनको इस ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन को कैसे भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इतनी थ्योरी है इसकी, है ईयर 1 क्लियर करके आया, इतनी थ्योरी इज मोर देन एनफ। अब मैं डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा इसके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, बहुत कम प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा जिनमें मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखा सकता हूँ। हो सकता है आपको ये लगे कि सर सिंप्लीफिकेशन में क्या ही सिखाओगे, थोड़ी मोटी छोटी मोटी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। तो ऐसे ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जिनके माध्यम से मैं थोड़ी मोटी चीज़ें सिखा दूँ। फिर बाकी के जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं ये BODMAS वाले, जनरली BODMAS वाले आते हैं, लेकिन बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, वो आपने खुद करने हैं, उनके टेक्स्ट सॉल्यूशन दे दूंगा लिख करके, जैसे होमवर्क की तरह दे रहा हूँ ना क्वेश्चन को, वैसे ही इसी स्लाइड के एंड में वो आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, या फिर कैलकुलेटिव ना भी होते हों तो इनके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा स्टेप्स होती हैं। एक बार इसको इससे भाग किया, फिर गुणा किया, फिर इसमें से घटाया, भाग करके ऑफ के कारण मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो स्टेप्स बढ़ गई। तो जितनी ज़्यादा स्टेप्स उतने ही गलती करने के चांसेस ज़्यादा। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को क्योंकि ये आते सबको हैं, आप कर ही सकते हो, जमा घटा गुणा भाग ही करना है, तो सबको आते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में करते हैं, तो गलती करने के चांस हो जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आप मानो मेरी बात, 80% बंदे इजीली 2 बार में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 2 बार में, क्योंकि पहले तो इतनी स्पीड से करेंगे कि कोई ना कोई गलती हो जाएगी, फिर इतनी स्टेप्स के अंदर गलती ढूंढनी मुश्किल है, फिर उसको दोबारा से करना पड़ेगा। और कई बंदे तो ऐसे हैं 2 बार में भी नहीं करेंगे, उसके बाद गलती कर देंगे, फिर उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, फिर उसको तीसरी बार करेंगे। तो विजेता कौन है, विजेता वो है जो इसको एक बार में कर ले, भले ही 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले ले। शांति से करो, शांति से, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन निकलना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ऐसे होंगे जो सिंपल होंगे, उनको राउंड 1 में करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं होंगे सिंपल, आपको देख के लगेगा कि यार मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, उसको राउंड 2 में कर लेना, मार्क एंड रिव्यू कर देना। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकता हूँ, मोटी मोटी स्ट्रेटजी वाली वो दे दी है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो तो भाई यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1/5 प्लस, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करूँगा मैं, इस करली वाली, इस माल को बाहर निकालूंगा, बाहर 28/40 है, इधर 1/5 है, इसको तो कर लेंगे। जैसे मैं इस क्वेश्चन को कैसे देख रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देख रहा हूँ, वो बताऊँ मैं आपको। मैं इसको ऐसे देख पा रहा हूँ कि टोटल 3 आइटम है। एक ये वाला आइटम है, इसके अंदर एक चीज़ जुड़ी, देखो ये ब्रैकेट यहाँ पर खुली, यहाँ पर बंद, और एक ये वाला आइटम है। ये 3 आइटम मैं देख पा रहा हूँ। तो इन आइटम को तो मैं वैसे ही डायरेक्टली जोड़ दूंगा। है क्या वैसे, ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये सी है।
ए और सी को मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ। मुझे पता है ये 1/5 है, उधर 28/40 है, तो इसको हम लिख सकते हैं भैया 14/4 से 7/10। और ये क्या है 1/5 यानी कि 2/10, तो 2 और 7 9/10, तो 9/10 में लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ठीक है, जस्ट मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ। क्वेश्चन आते ही ऐसे सीधा लग नहीं जाना है। क्वेश्चन आया लग गए, ऐसे हाथ पांव फूल गए, थोड़ा 1-2 सेकंड देख सकते हो। ठीक, अब देखो भाई, अब मैं इस डिब्बे को सोल्व कर रहा हूँ। वैसे इनको मैं बाद में ही करता, सच बताऊँ तो इनको है। अब मैं डिब्बे को कर रहा हूँ 1/7 गुणा में। देखो अब कैसे करेंगे। ऑफ का क्या मतलब है, ये पहले सोल्व होगा 1/7 इंटू दिस, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा ऑफ, तो इंटू 25/42। ठीक है भाई। डिवीजन का मतलब है कि डिवीजन के बाद जो भी मामला है ना उसको पलट दो और गुणा में कर दो। तो 25/6 है तो सॉरी 35/6 है तो 6/35 माइनस में, उसके बाद ये इससे गुणा हो गया, जी हाँ हो गया, माइनस में 4/7 इंटू 6/5 इंटू 63/54। डिवीजन के बाद है तो पलट दो। ठीक है, पहले मैं इसको करूंगा 6 7 42 5 5 25 5 7 35 7 9 63 9 6 54 6 4/5। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5/343 माइनस 4/5। उधर क्या था, उधर था +7/10। अब मैं उनको भी गेम में ले आया, मैं बता रहा था ना, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें हैं, चाहो तो कर सकते हो। 7/10 आ गया और इधर 1/5 है, इधर क्या है प्लस में 1/5। ठीक है, तो 1/5 और 4/5 ये क्या हो गया -3/5। ठीक है, तो 7 में से 3 गया, अच्छा इसको मैं कर सकता हूँ 6/10, इधर 10 है 6/10, तो 7 में से 6 गया 1/10, 1/10। ठीक है जी, अब सोल्व कर लेते हैं। 5 3 43 प्लस 1/10। ठीक है, 50 प्लस 343 बटे में 3430 है क्या कुछ 393 हो रहा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर सकते हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करूं तो थोड़े से अलग तरीके से कर दूं, तो हमेशा आप परफेक्ट नहीं जाओगे, हो सकता है थोड़ी मोटी गलती कर दो। तो इनमें बिकॉज रास्ता हम याद नहीं कर सकते ना, इनफाइनाइट क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। 4/7 को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन गया, तो हमने चीज़ों को रटना नहीं है। ठीक है, किसी क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से करोगे, किसी को नहीं करोगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, वैसा ही होगा, वही नॉर्मल है। बट कोशिश ये करनी है पहली बार में करते हैं। अगर यहाँ पर 393/3430 नहीं दिखता तो गड़बड़ थी भाई साहब, फिर ये किसी काम का नहीं है, आप इस चीज़ को दोबारा यूज नहीं कर सकते। सिंप्लीफिकेशन में लिखी हुई चीज़ों को यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि क्या पता कहाँ पर गलती हुई है, दोबारा से करोगे टाइम वेस्ट होएगा उसमें, है ना। ज्योमेट्री में भले ही बनाए हुए डायग्राम को हम फिर से यूज कर लें एक बार ना निकले तो हमने क्या करना है, क्या कोशिश करनी है मेरे भाई, इसी वीडियो के अंदर से लग जाओ, एक अटेम्प्ट में उत्तर चाहिए सिंप्लीफिकेशन का, भले ही टाइम ले लो, फर्क ही नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन आएगा टाइम लेके कर देंगे। ठीक है, चलिए जी अब रेल बनाते हैं अब वीडियो की जल्दी से। अब ये देखो ये ऑफ है, तो ऑफ का क्या मतलब है, डिवीजन पहले सोल्व होगा, ऑफ पहले सोल्व होगा, तो आप ये मान लो कि यहाँ पर ये बंधे हुए हैं, ये बंधे हुए हैं, ये पहले सोल्व होंगे। ऑफ को ऐसे मान लिया करो कि ये एक ब्रैकेट है, मन ही मन में, अलग से लिखने की नहीं बोल रहा, कि ये एक ब्रैकेट है और इसके बाहर डिवीजन लगा हुआ है। तो डिवीजन इस ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, तो ब्रैकेट पहले सोल्व होगी और फिर डिवीजन के कारण वो पलटी जाएगी। तो मैं बस ये मान लेता हूं मन ही मन में, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि डिवीजन को मैंने गुणा में कन्वर्ट कर दिया, ऑफ से ये बंधे हुए हैं, मैं इन दोनों को ही पलट देता हूं, पहले सोल्व करने की जरूरत थोड़ी है। सर पहले सोल्व कर लें, तो पहले सोल्व कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि इनको इकट्ठा सोल्व करने में ही फायदा होता है। जैसे ये 7 इस 14 से कट रहा है, अलग से यहाँ पर सोल्व करते तो हो सकता है 7 में 63 ना कट रहा होता, यहीं से कट रही होती चीज़ें। तो ये काम करना आना चाहिए जो आपको सिखा रहा हूँ। -9/4 नीचे देखो, इस ऑफ ने इनको बांध दिया है, तो ऐसे ही 35/8 गुणा में 4/15, दोनों को पलट देंगे, 48/7 प्लस 5/16।
सर माइनस में वो है, उसको बाद में देखेंगे, एक बार इसको कर लें भाई सॉल्व। यहाँ क्या निकल के आ रहा है, 7 निम 63, 9 ये 27, 14 दूनी 28। देखो ये कितना अच्छे से कट रहा है, 14 दूनी 28, समझ रहे हो, ये इकट्ठा सोल्व करने के लिए वो बना रहा है। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 1/4 माइनस 9/4, तो यानी कि माइनस का 8/4, यानी कि माइनस का 2। ऊपर तो माइनस का 2 आ गया भाई, नीचे देख लेते हैं। 8 छिके 48, ठीक है भाई। 7 पंजे 35, 5 तिये 15, 3 दूनी 6, तो ऊपर आ गया 4 दूनी 8, तो 16 8 128 और 5 133 बटे में 16, उसको मैंने पहुंचा दिया ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी कर लो सोल्व, अब गुणा में 95 बटे 196, 16 से कितने पर जाएगा, 19 से जाएगा, 16 से तो क्यों जाएगा, तो 16 कटानी है भाई, 19 पंजे 95, 19 7 से जाएगा, ठीक है। तो 16 ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 निमे 36, ठीक है। यही है क्या, माइनस का तो है यार, अच्छा माइनस का है वहाँ पर, 5 चौके 20 तो 40, माइनस का 40 बटे में 343, हाँ ये रहा, ठीक है। जैसे अभी मेरी जान निकल गई होती कि माइनस का कहाँ गलती होगी यार, अब पूरा करना पड़ेगा, तो ऐसे ही पेपर में जान ना निकले, इसलिए ध्यान से करो, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए सावधानी नहीं हटानी है ना, तो किसी टॉपिक को लाइटली लेना कि आप उसमें गलती कब होती है, सिली मिस्टेक कब होती है, जब लाइटली ले लेते हो, और ना किसी फालतू में डरना है कि ज्योमेट्री से डरे बैठे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से डरे बैठे हैं। अगर कोई बंदा अलजेब्रा से पहले डरा बैठा था, तो अलजेब्रा पूरी होने के बाद अब लग रहा है डर, अगर आपने अच्छे से की हो तो, जो मैंने बातें बताई वो मानी हो तो, नहीं लग रहा होगा ना, तो सारे टॉपिक को ऐसे ही कराऊंगा मेरे भाई। मेरा कोई अलजेब्रा से खास रिलेशन नहीं है कि उसको अच्छे से करा दूंगा, ज्योमेट्री को नहीं कराऊंगा, सारे को उसी तरीके से कराऊंगा, बस आप पढ़ो, ठीक है। और मैं हर तरह के, भले ही ये क्वेश्चन इजी है, मैं हर तरह के क्वेश्चन जो आज के दिन आ रहे हैं सारे मैं आपको दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा सारे, मेरे को ये मेरी जिम्मेवारी लगती है, ठीक है। देखो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू, किसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ऑफ कोर्स हम इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पास दिख सकते हैं जिनमें हमें सारा सोल्व ना करना पड़े। देखो नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी सारी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब ये देखो, इसको देखो जरा, नेगेटिव है, सिर्फ 2 नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगी, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब नीचे देख लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ से तो नेगेटिव ही निकलेगा, और ये भी नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव होएगा, गुणा में 4 होएगा, ये नेगेटिव होएगा, पॉसिबल ही है, सोल्व ही नहीं करना। और आया हुआ क्वेश्चन है SSC CHSL 10 जून 2022 शिफ्ट 3, ठीक है, क्लियर है। तो ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वैसे ही स्ट्राइक हो गया हो या हमेशा ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, बस छोटी छोटी चीज़ें हम सीख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। देखो अब तो रगड़ दें, ऑफ जो है वो इन चीज़ों को बांध देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 6/5 है, तो देखो ये है प्लस में ये है, ठीक है, ऐसे ही रगड़ देते हैं इसको। कई क्वेश्चन ऐसे लगातार लाइन में हम कर पाएंगे, कई क्वेश्चन में पहले ये ब्रैकेट सोल्व करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन की नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 6/5, ये डिवीज़न है तो मैं पलट दूंगा इन दोनों को, ये बंधे हुए हैं ऑफ से, तो 5/6 गुणा में 5/6 गुणा में 5/6, ठीक है भाई, प्लस ये 9/4 है, ये दोनों बंधे हुए हैं तो पलट दूंगा 5/4 गुणा में 2/15 माइनस, ठीक। अब देखो इसको मैं अलग से सोल्व करके लाऊंगा, ये है ऐसा, ऑफ है, तो देखो 5 5 25, 3 दूनी 6, 2/5, ओके, तो 2/5 हो गया, तो सारे को अभी इकट्ठा ही कर लें, ओके जी। तो ये हो गया 9 8 72, या फिर 8 को ऐसे ही रहने दूँ, 8 को ऐसे ही रहने देता हूँ, 8, देखो ये 8 + 5/9 है, प्लस में 4/3 है, मैं इसको कैसे देख रहा हूँ मैं आपको ये बता देता हूँ, 8 + 5/9 है, ये अंदर 4/3 है, ठीक है, और प्लस में आगे 2/5 है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है कि मैंने इस ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ करके ही बाहर लाना, बाहर भी जोड़ना ही है, तो ऐसे भी इसको देख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप जोड़ के भी बाहर ले आओ, है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई इसको मैं कर दूंगा 4 × 12 और 5 17/9 प्लस 2/5, ठीक है, बाहर सब्ट्रैक्ट करना है,
ठीक है, +8। मैं इसको बाद में करूँगा पर्सनली, मैं एक बार इसको काट लूँ। समझ रहे हो, मैंने हल्का मुल्का सोल्व कर लिया। क्या पता यहाँ पर ऐसा कुछ बन रहा हो, ईजिली हो जाए, नहीं तो मैं उसको सोल्व कर ही लूँगा। तो 6 6 5 5, ओके। यहाँ पर 5 तिये 3 तिये 2 दूनी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 25/36। ये क्या हो गया, ये हो गया 3/8 माइनस का 8 माइनस 17/9 माइनस 2/5। ठीक है, ओके जी, अब करना ही पड़ेगा। 36 हो गया, इसके अलावा एक 2 हो गया ताकि 8 भी एलसीएम में आ जाए, और एक 5 हो गया। तो 36 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 5 दूनी 10, तो ये हो गया 250। सिंपली मैं एलसीएम लेके कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में मैं यहाँ पर कुछ तिकड़म नहीं बिठा पाऊंगा, टाइम कम होता है, तो जिस हिसाब से मुझे लगता है कि एग्जाम में मैं सोल्व करूंगा, मैं वैसे ही सोल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में मैं ऐसे परफेक्ट वे से ना जाऊं, मैं जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे मैं करूँगा। समझ रहे हो? तो अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो 2 9 5 45, 45 तिये 135। ओके, तो माइनस का तो ये हो जाएगा जी 360 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 से 48, बिकॉज यहाँ पर 360 है ना, तो यहाँ पर नीचे 1 है, तो 360 से मैं गुना कर रहा हूँ 8 को। 360 0 8 से 48, 4 8 3 24 और 4 28, ये आ गया माइनस का। 9 से अगर मैं डिवाइड करूँगा, 9 चौके 36, 4 दूनी 8 5 40, 40 17 चौके 68, 680, ये भी माइनस का है। और 5 से करूँगा तो भाई 36 दूनी 72 दूनी 144, ये भी माइनस का है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 5 और 3 8, 385, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 4 8 8 16 और 4 20, 2 8 से 14 1 15 और 2 17, 1 2 और 1 3। ठीक है, उसमें से इसको घटाऊंगा, 14 में से 5 गए 9, ठीक है, 9 में से 8 गए 1, और यहाँ पर 36 में से 3 गए 33। ठीक क्या है? नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी। अगर मैं ऑप्शंस को पहले देख लेता ना, तो मैं इस 8 को अलग ही रखता। देखो -9 ये मिक्स्ड फॉर्म में नहीं है, तो अगर मैं ऑप्शंस को पहले ही देख लेता तो इस 8 को अलग रखता और अब मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो तब अगर हम ऑप्शन को देख लेते तो क्या करते, वो देख लेते हैं। अब तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हो, फिर से करते हैं एक बार। तो हमने क्या किया, हमने 8 को अलग लिख लिया, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो है ही नहीं, तो मैं इस 8 को कैलकुलेशन से बाहर रखूंगा बस। तो फिर से करते हैं, मैंने वो मिटोना नहीं चाहिए था, इन सब का तो था ही ना, तो कोई नहीं, एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। 36 से डिवाइड किया तो 250, ठीक है, और 8 से डिवाइड करूँगा 2 4 45 थी 135, प्लस वाले हो गए सारे 5 8 3, ठीक है। उसके बाद 9 से डिवाइड करूँगा, 4 दूनी 8 5 40, माइनस का 680, और 5 से अगर डिवाइड करूँगा 36 दूनी 72 दूनी 144, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन समझ में ना आए जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, तो जस्ट मैं कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ, ठीक है, और समझने की कोशिश करो, क्यों नहीं आएगी। 4 8 और 4 12, 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है। तो 14 में से 5 गए 9, और 11 में से 8 गए 3, 7 में से 3 गए 4। तो माइनस का 8 मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, और नीचे क्या है 360, ये 360 से बड़ा है क्या? हाँ जी, 360 से बड़ा है। तो एक बार फिर से मैं इससे डिवाइड करूंगा इसको, तो क्या आएगा -1। 360 से डिवाइड करूंगा तो 360 है कम 360, 360 से बड़ा है ना, नीचे 360 है, तो इसमें से 360 घटाएंगे, ये हो जाएगा 79/360। तो माइनस का 8 मेरे पास है, माइनस का 1 मेरे पास है, तो माइनस का 9 एंड 79/360। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं जो रिसेंट एग्जाम थे, उनमें से सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, वहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन और अगर कोई नई तरह का क्वेश्चन आया है तो मैंने उठाया। ठीक है, ये देखो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम यहां से सोल्व करते हुए नहीं चल सकते, तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर से हमें करते हुए आना पड़ेगा। पहले इस ब्रैकेट को करना पड़ेगा, फिर उससे बाहर, फिर उससे बाहर, फिर उससे बाहर। तो कई तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। चलिए जी,
पहले गुणा को सोल्व कर दूं, 4 दिए 12, यहाँ पर 12 हो गया, एंड 13 8 104, यहाँ पर 104 हो गया माइनस का, ठीक है। और ये हो गया 21, तो 21 और 12 33, तो प्लस का 33, 4 में से 3 गए 1, 10 में से 3 गए 7, माइनस का 71, तो ब्रैकेट को सोल्व करके माइनस का 71 आया, ठीक है। उसके बाद 1491 को डिवाइड कर रखा है 3 गुणा माइनस का 71, 3 गुणा माइनस का 71 इससे, तो ठीक है देख लेते हैं। 3 चौके 12, 3 ने में 27, 3 7 21, 71 7, 71 का पाड़ा नहीं आता मेरे को, वैसे डायरेक्टली दिख रहा था बस, माइनस का 7, तो माइनस के 7 से इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है भाई कर देंगे। अब पहाड़ा आता है, कितने पर जाएगा ये यार, ये एक पहाड़े में आता है, कौन से 17 के में आता है ना, 17, तो माइनस का 17, तो यहाँ से बाहर निकलेगा माइनस का 17, तो 272 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 से इसको डिवाइड करो, 16 एकम 16, 16 7 112 और माइनस का 17, आंसर इज 0, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आजकल एक आधे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके अंदर बीच में वो वेरिएबल को इन्वॉल्व कर ले रहा है, ठीक है, तो उनसे घबराना नहीं है। रिसेंट एग्जाम में ये आया है CGL Tier 1 13 अप्रैल 2022 शिफ्ट 3 में जो हुआ, ठीक है। तो 25 थी 75 प्लस 2500 के 100p डिवाइडेड बाय दिस थिंग, ये चीज़ इससे डिवाइडेड है, तो 12 5 60 माइनस 8 थी 24 इस इक्वल टू 6, ठीक सही है, ओके। अगर ये 24 उधर गया तो ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 30, फिर ये 60 उधर जाएगा तो 30 × 60 1800, इधर 1800 हो गया, इधर ये है। अगर 75 उधर गया तो 1725, 1725 इज इक्वल टू 100p, तो p इज इक्वल टू 1725 बटे में 100, 17.25 यानी कि 17 1 बटे 4। तो देखो ये क्वेश्चन कितना इजीली सोल्व होने का था। ये देखो ऐसे वेरिएबल्स लेकर आ रहा है तो इनसे डरना नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये जो बार लगी हुई है ये किसके ऊपर लगी हुई है, ये बार लगी हुई है n+p के ऊपर, सिर्फ माइनस इसके बाहर है, तो इसको आप ऐसे कंसिडर करोगे, इस टाइप से है ये सिस्टम। ये ब्रैकेट अलग तरह की ब्रैकेट है, ये अलग तरह की ब्रैकेट है। मान लो कहीं पर ऐसे हो या कहीं पर ऐसे हो तो बात तो सेम ही है, ब्रैकेट का टाइप बदलने से तो कुछ नहीं होता ना। तो ये एक टाइप की ब्रैकेट है, तो ये जब सोल्व होएगी तो क्या निकलेगा बाहर, तो बाहर निकलेगा -n-p। कई बार वो इस बार को बच्चे इज्जत ही नहीं कर रहे हैं बेचारी को, -n+p ही इसको ले रहे हैं। तो ये एक टाइप की ब्रैकेट है, बार के बाहर है माइनस। अगर माइनस ऐसे लगा होता, अगर सॉरी बार ऐसे लगा होता ऐसे, तो ये कैसी हो गई, ये हो गई ब्रैकेट के अंदर -n+p है, तो फिर ये साइन नहीं बदलेगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है मेरे भाई, ठीक है। तो अंदर जाकर क्या होगा, -n-p, तो n से n गया, सिर्फ -p बचा। -p जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2p, तो 2p + 4p 6p, तो n + 6p गुणा में क्या है, गुणा में है 5, ये 5 रहा, तो 5n + 6p, बाहर क्या है, बाहर है 8p, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n + 8 और से 14p और गुणा में है 2, तो 10n + 28p। ऐसा है क्या, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? है भाई, अगर 2 हो इसमें जुड़ गया तो 6p, ठीक है। 30 क्या गड़बड़ करी है, 5n और 5 × 30, बाहर था 8p, तो 38 आएगा, 38 का डबल 76 आएगा, तो ये आएगा। देखो छोटी सी गड़बड़ ऐसे सेध जाएगी हमें एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, एक और बार वाला HW, सिर्फ उसी कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए दिया है। तो जब हम रिवीजन कर ही रहे हैं, मैंने कुछ बच्चों को देखा सिंप्लीफिकेशन को हल्के में ले रहे थे, जिस चीज़ को आप हल्के में लेते हो ना वही धोखा देता है। अगर मान लो सिंप्लीफिकेशन का इक्वेशन खराब हो जाए तो कितने नंबर, गलत हो जाए तो कितने नंबर खराब करेगा, या ज्योमेट्री वाला ज़्यादा नंबर खराब करेगा क्या? भाई वेटेज तो उतनी ही है। तो जब हम रिवीजन कर ही रहे हैं तो सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेना, है ना। अगर किसी चैप्टर का क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा तो बढ़िया है, जल्दी हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं, कोई आसान है तो ठीक है। और हर एक चैप्टर में हर एक लेवल का क्वेश्चन दिया जा सकता है। आपके एग्जाम में मुश्किल से हर एक चैप्टर के 1 2 3 इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। जैसे ज्योमेट्री जैसे जो बड़े हैं उनके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो हो सकता है एक चैप्टर को आप हल्के में ले रहे हो, उसी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो किसी भी टॉपिक को ना हल्के में लेना, ना ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देनी, सबको तसल्ली से कर लो, ठीक है। चलो, तो भाई यहाँ पर ऑफ है, ये बंधा हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप एक बात नोटिस करोगे तो देखो, डिवीजन को मैं गुणा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ जी सर, ऑफ तो ऑलरेडी गुणा है, तो गुणा एक हिसाब से गुणा ही है। गुणा 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 गुणा, सब गुणा का ही खेल है। तो इसको हम एक स्टेप में लिख सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन आए थे, ठीक है, एक स्टेप में लिखकर इसको खत्म कर सकते हैं। अगर इस टाइप से सारा ही मल्टीप्लीकेशन का खेल है तो देखो, 1/3 को मैं लिख सकता हूं 4/3। अब ये दोनों ऑफ से बंधे हुए हैं, डिवीजन के कारण जब ये पलटे जाएंगे तो दोनों पलटे जाएंगे। तो 7 दूनी 14 और 20/7, 20/7 पलट रहा हूं मैं इनको। 5 5 25 और 3 28/3, 28/3। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, चालू है अपना काम। तो 5 के 30 और 2 32/5, 32/5। अब ये फिर से दोनों बंधे हुए हैं, डिवीजन के कारण पलटे जाएंगे दोनों, 9/2, ठीक है भाई। 5 से 15 और 1 16/3, ठीक है भाई। उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन का क्या मतलब है कि ये पूरा मामला पलटना है, ठीक है जी। तो 3/4 को पलट दें, ये लो भाई 4/3, ओके। उसके बाद इसको भी पलट देना है, बस यहाँ पर ये दोनों बंधे हुए हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों बंधे हुए हैं। और हाँ, कई बच्चों को ये लगेगा कि सर आप इस गुणा को पहले सोल्व कर रहे हो, डिवीजन को नहीं कर रहे। बस डिवीजन की इतनी इज्जत रख लो कि उसको गुणा में कन्वर्ट करके उसके राइट साइड वाले को पलट दो। एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे 7/7/7 इस क्वेश्चन का क्या आंसर होएगा। तो डिवीजन की सिर्फ इतनी इज्जत है कि भैया इसको गुणा में कन्वर्ट करके इसके राइट साइड पर जो है उसको ऐसे पलट दो। इस डिवीजन को भी गुणा करके पर ले 1/7, इसको गुणा करके 1/7। तो कई बार इस चीज़ को ऐसे बच्चे रटते हैं कि राइट से लो लेफ्ट से लो, ऐसा रटना नहीं है भाई। समझो, डिवीजन का मतलब क्या है कि उसके राइट साइड में जो आया है उसके रेसिप्रोकल से गुणा, ये डिवीजन का मतलब है, ठीक है। 6/3 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डिवीजन के राइट साइड पर जो आया है उसके रेसिप्रोकल से गुणा। तो एक हिसाब से डिवीजन ये गुणा ही है, ठीक। तो अगर मान लो ऐसे आए कि 12/3 गुणा 6, तो ऑफकोर्स इस 3, ये जो 3 है ये गुणा, किसी के साथ ये गुणा भी होना चाह रहा है, किसी से डिवाइड भी होना चाह रहा है। तो यहां पर जो डिवीजन वाला ऑपरेशन है उसको मैं पहले करूंगा, समझ रहे हो। अब जब मैंने इस डिवीजन को गुणा में ही कन्वर्ट कर दिया 1/3 करके, अब इसको पहले कर लो, इनको इकट्ठे कर लो, फर्क ही नहीं पड़ता। बस आप ऐसे नहीं कर सकते इसको 12/18, गलत हो जाएगा। जब मैंने इसको कन्वर्ट कर ही दिया तो ये गुणा में बन गया। अब इनको इकट्ठे कर लो, पहले कर लो। अब डिवीजन की तरह इसको ट्रीट कर रहे हो तो 12/3 4 × 6 ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। कंसेप्चुअली डील कर रहा हूं मैं चीज़ों से, ठीक है, गलती नहीं होएगी, गलती होने भी नहीं दूंगा आपकी। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 8/3, ये पलटना था, ध्यान हो तो डिवीजन में है तो 8/3 है ना। ये लो भाई 8/3 ऐसे कर लेता हूं मैं। अब देखो, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐसे ही डिवीजन और डिवीजन गुणा हो जाएगा। डिवीजन का मतलब इस चीज को पलटूंगा, एक और डिवीजन यानी कि एक और पलटूंगा। अगर 2 बार पलट दोगे तो वही हो जाएगा। तो डिवीजन इंटू डिवीजन मतलब कि गुणा, पलटना ही नहीं है, एज इट इज गुणा कर दो, गुणा 5/9 6/5, ठीक। तो किसी बच्चे के लिए कोई छोटी सी बात नहीं होगी, किसी बंदे के लिए कोई छोटी सी बात नहीं होगी। तो सिंप्लीफिकेशन भी आप चीज़ें सीखोगे और इसके बाद प्लेन ज्योमेट्री स्टार्ट होएगा। कई दिनों तक चलेगा, प्लेन ज्योमेट्री की वेट कर रहे थे, ठीक। अब ये देखो 7 चौके 28, 3 से 3 गया भाई, तो 8 के साथ कोई 4 मुझे दे दे तो मैं काट दूँ 32 को। 16 दूनी 32, 2 चौके 8, 4 से 4 गया, 3 3 से गया 9, ठीक है। 20 किसी चीज़ से कटेगा,
5 से 5 गया, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 और 2 4 होता है, 4 5 20, ठीक है जी। ऊपर सब कुछ कट गया क्या? नीचे क्या आ गया? 5 5 25 में 225, तो 1/225, सही में यही आ गया है या मैंने कुछ गड़बड़ की है? चलो एक बार देख लेते हैं। 1/225, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? वैसे तो इसके पास 25 है, अगर इसके पास 25 है यानी कि 5 5 25 और 9 है, तो मैं इसको ऊपर नीचे अगर 4 दे दूं तो ये हो जाएगा, 25 है तो 900, 4/900। और 4/9 क्या होता है? जब भी नीचे 9 आए तो हम 11 का पहाड़ा यूज करते हैं, परसेंटेज में पता चलेगा। तो 11 चौके 44.44 होता है, तो 0.44, तो 0.004, यानी कि कुछ ना कुछ गलती हो गई। अब कहाँ गलती हो गई वो नहीं दिखेगी। आप बताओ, अब कहीं पे गलती हुई है वो दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। इसीलिए जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है उसमें हमें बहुत ही ध्यान से रहना चाहिए, ठीक है। मेरी गलती फिर भी माफ़ है, बोलते बोलते बीच में कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब की बार बिल्कुल ध्यान से करेंगे। एक बार कंसेप्ट आपके सामने हो चुका है, देखो जी। 4/3 गुणा में डिवीजन है, उसके बाद दोनों बंधे हुए हैं ऑप से, तो 7 दूनी 14 और 6 20/7 गुणा में 5 5 25 और 3 28/5 गुणा में 6 5 30 और 2 32/5, ठीक है। 4 दूनी 8 और 1 9/2 गुणा में 5 3 15 और 1 16/3। अब ये डिवीजन है तो पलटेंगे चीज़ों को, 4/3 गुणा में 3 दूनी 6 और 2 8/3। ये ना हो मैंने इसको गलत पलट दिया हो, है ना, बहुत सारी बातों के बाद इसको मैंने लिखा था। हाँ, इसको पलटना था या फिर मैंने इसको सीधा कर दिया हो। 4/3, 3 दूनी 6 और 2 8/3, ठीक है भाई। उसके बाद इनको पलटना नहीं है, डिवीजन और डिवीजन है। 5/9 गुणा में 5 और 1 6/5। अब देखते हैं भाई, 7 और 4 28, ठीक है, 5 और 4 20। अब की बार मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले सबको ख़त्म करते हुए चलूँगा, देखता हूँ कैसे गलती होगी। 5 और 5, ठीक है, देन 3 और 3, देन 1 2 मैंने यहाँ से लिया, 1 2 मैंने यहाँ से लिया, यहाँ पर हो चुका है 3 4 ले लिया मैंने, 4 8 32, ठीक है, 3 ये 9, ठीक है यार। अब की बार भी गड़बड़ हो रही है, 5 बच गया है, इसे कट नहीं रही है, 16। सही में ऐसा हो रहा है क्या? मेरे को एक बार फिर से करना पड़ेगा, ये कहाँ गलती कर रहा हूँ? 4/3, 3/4 को मैंने 4/3 दूनी 6 और 2 8/3, इसको ही मैंने पलटा। उसके बाद 5/9 और 6/5 को नहीं पलटा। मैं एक बार और करूँगा, उसके बाद भी नहीं हुआ तो आप इसको देखेंगे, ठीक है। 4/3 गुणा में 7 दूनी 14 और 6 20/7। तो आप लाइव डेमो भी देख रहे हैं गलती करने पर क्या हो रहा है सिंप्लीफिकेशन में। 5 5 25 और 3 28/3, ठीक है, गुणा में 6 5 30 और 2 32/5 गुणा में 4 दूनी 8 और 1 9/2 गुणा में 5 3 15 और 1 16/3 गुणा में डिवीजन है तो पलटेंगे 4/3, 3 दूनी 6 और 2 8/3, ठीक है। डिवीजन और डिवीजन है तो अब नहीं पलटेंगे, ठीक है। गुणा में 5/9 गुणा में 6/5, ठीक है भाई। 7 चौके 28। अब उस तरीके से नहीं काटूंगा मैं, ऐसे तो गड़बड़ हो रही है। 5 और 4 20, 3 से 3, ठीक है, नीचे 2 5 बचे रह गए, ठीक है। 16 दूनी 32, 2 चौके 8, 4 और 3 क्या होता है 12, 6 दूनी 12, 4 और 3 12, ये लो भाई। 1 3 से ये 2 3 से ये 9 चला गया, 5 9 और 5 बच गया, और कुछ नहीं बचा। तो ये तो बचा था ना 25 में 225, तो
चलो भाई, अब ठीक है, देखेंगे कहाँ पर ये लाई कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं। 5 9 5, ऊपर नीचे 4 दे दिया मैंने, 4/900 है। ठीक है, 4/9 मुझे पता है क्या होता है, 4/9 होता है 11 का पाड़ा 0.44। उसके बाद ये भी है 100, 0.004। अब ये तो किसी के भी बीच में नहीं होएगा, इनमें तो कोई ना कोई गलती हुई है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको HW दे देता हूँ। ठीक है, अभी क्या गलती हो रही है, मतलब वही गलती बार बार हो रही है क्या? चलो आगे बढ़ो। देखो भाई, इस तरह के भी कई क्वेश्चन है। 56% ऑफ दिस, तो 56 इंटू 48, ये आप डेफिनेटली कर लेंगे। हटाओ 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 हटाओ, काम की चीज़ें बताते हैं, इससे पहले दिमाग थक जाए। इसको आप HW कर लेंगे, ठीक है, ट्राई करो। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू वट, हाँ ये करके बताता हूँ। देखो ये क्यों लिया है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 26.4 है, तो इस पॉइंट को हटा के 10 आएगा, इस पॉइंट को हटा के 10 आएगा, तो ऊपर क्या है 125। तो जब भी कहीं पर आपको 5 मिले, उस बेचारे को 2 देने की कोशिश करो ताकि 10 हो जाए। 25 का मतलब होता है 2 5 के, तो उस बेचारे को 4 देने की कोशिश करो ताकि 100 हो जाए। 125 का मतलब होता है क्या, 3 बार 5, तो उस बेचारे को 8 देने की कोशिश करो। हाँ, अगर इसको 8 ना दे पाओ तो एटलीस्ट 4 भी दे दिया करो, उससे भी काम चल जाएगा, ये 500 बन जाएगा। तो जहां पर भी 5 दिखे, 5 2 का भूखा है ऐसे मान लो, उसको 10 बना दो। ठीक है, तो नीचे तो क्या हो गए, नीचे तो हो गया 100। ठीक है जी, तो यहां से अगर मैं इसको 8 दे दूं, क्या ये 8 से कट रहा है? एक बार देखो जरा, अगर ये 8 से कट रहा हो तो 8 3 24, 8 3 24 कट रहा है ना। मैंने इसको जैसे ही 8 दिया, ये बन गया क्या था यहाँ पर 3 5, अपने 3 2 दे दिए, तो 3 10 बन जाएंगे 1000, और यहाँ पर है 33। तो इनको गुणा करने का तरीका, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। 33,000 प्लस, अब अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में है जी 22 का स्क्वायर 484, 20, 11 का स्क्वायर, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 625, अंडर रूट 625 यानी कि 25, माइनस में 31, तो ये क्या है 330 और 25 कितना हो जाएगा 355, माइनस 31, 5 में से 3 गए 2। भाई साहब मतलब मेरा दिमाग हैंग हो गया अभी। 324, जो क्वेश्चन वो गलत हुआ है ना। चलो करो नेक्स्ट। HW, तो अभी ये जो सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन है, इनको मैं HW दे दे रहा हूँ। नेक्स्ट अपने पास बच गए जी मिसलेनियस क्वेश्चन। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफिकेशन यानी कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के, कई बार कि सिंप्लीफाई दिस, इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर मिसलेनियस में डाल दिया, जिनके अंदर मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखा सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा। देखो ठीक है, तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर 5 एकम 5 और 4, ये दिख रहा है, दिख ही रहा है। ये इसको बड़ा करूँ, दिख ही रहा होगा, ये कितना ही बड़ा कर लो ये चीज़ें छोटी हो जाती हैं क्वेश्चन में। तो 5 एकम 5 और 4 9/5। तो अगर आप मेंटली कर पा रहे हो कि 9/5 है, 5 ऊपर चला जाएगा ऐसे, अगर मेंटली नहीं कर पा रहे हो, कई बच्चे नहीं कर पाते, तो लिखने का टेक्निक बता देता हूँ कि इतना तो मेंटली कर पाओगे 9/5, तो 3/9/5 ऐसे, 5/3 हो गया। आप देखो यहाँ पर 2 है, 3 दूनी 6 और 5 11/3। तो अब आप यहाँ पर, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पर पहुँच गया, ये सोल्व हो चुका है। तो 2/11/3 ऐसे। अब इसके यहाँ पर है 1, तो ये है 6/11, तो 11 और 1, 6/11, ये क्या हो जाएगा 17/11। तो आप इस पूरे को सोल्व कर चुके हो और 17/11 है, तो 1/17/11 पलटेगा, तो 1 + 11/17। अगर कोई भी चीज 1 के बटे में है, 1 के बटे में 9/5 है, तो वो बन जाएगा 5/9, पलट जाएगा। एक बार फिर से करा देता हूं, देखो वंस मोर। तो ये क्या हो जाएगा 9/5, तो 3 में 9/5, तो 3 में 9/5, वो ऊपर चला गया, 3 3 9। तो अब आपको पता है इसके साइड में 2 है। गड़बड़ कर दिए हैं भैया, अरे मैं गड़बड़ करने में माहिर हो जाऊंगा। फिर से देखो 9/5, 3 में 9/5, 5/3 है। ठीक है,
तो 2 प्लस, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 था ना, 3 दूनी 6 और 5 11/3, तो आप यहाँ तक सोल्व कर चुके हो 11/3, तो 2 बटे में 11/3, तो ये क्या हो गया 6/11, तो इसके यहाँ पर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 17/11, आप यहाँ तक सोल्व कर चुके हो, 1 प्लस 1 बटे में 17/11 यानी कि 11/17, पलट दिया ऑप्शन डी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करो, ये देखो। इन क्वेश्चंस के सोल्व करने के कई बार ऐसे ऐसे तरीके आपको मिल सकते हैं बुक्स के अंदर या वीडियोस के अंदर। कैसे कैसे तरीके मिल सकते हैं कि भाई टेबल बना लो, ऐसे बना लो, इन वैल्यूज़ को ऐसे लिख लो। मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली वो काम नहीं आएंगे। अगर आपको ऐसे तरीके मिल रहे हैं कि इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए कोई चीज़ यहाँ पर रट रहे हो, तो प्लीज़ मत रटना, कहीं से भी रट रहे हो तो भूल जाओगे, पता नहीं क्या करके वहाँ पर क्या निकाल के आओगे, बिना वजह टाइम वेस्ट करके आओगे। इनको ऐसे ही करो जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। 1 + 1/2 दिस इज 3/2, तो 1/3/2 2/3, ऐसे लिख लो चाहे 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 5/3, तो 1/5/3 पलट जाएगा 3/5, 1 + 3/5 8/5 पलट जाएगा 5/8, 1 + 5/8 13/8, तो x की वैल्यू हो गई 13/8, ठीक है। तो x की जगह रख देते हैं 2 × 13/8 + 7/4, 13/4 + 7/4, 13 और 7 20/4 यानी कि 5, आंसर इज ऑप्शन सी। डन, क्लियर। नेक्स्ट ये बताओ, इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कई क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लेकर स्टूडेंट सीखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो चीजें बताता हूं। देखो मान लो अपने पास 3/5 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 बटे में 5/3, इसको पलटना पड़ेगा। अगर 1 के बटे में लिखना चाहोगे तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर इसी को आप 2 के बटे में लिखना चाहोगे तो इसको देखो, आप बटे में लिखते हो तो पलटना तो पड़ता ही है। जब आप 1 के बटे में लिखते हो तो आपको 1 से गुणा करना पड़ता है। जब आप 2 के बटे में लिखते हो तो आपको 2 से गुणा करना पड़ता है। क्यों? देखो अगर यहीं पर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यही चीज क्या बन जाएगी, यही चीज बन जाएगी 2 बटे में 10/3। तो अगर आप 3/5 को 1 के बटे में लिखते हो तो एक तो पलटोगे और 1 से गुणा करोगे। अगर 2 के बटे में लिखते हो तो पलटोगे और 2 से गुणा करोगे, पलटोगे उल्टा करोगे, यानी कि 5/3 को 2 से गुणा करोगे तो 10/3। ऐसे लिखना आना चाहिए। इसी को अगर मैं कैसे भी लिखूं 4 बटे में, तो 5/3 के गुणा में 4 करूंगा 20/3। इसको किसी नोटबुक में लिख लो, कैसे भी लिख लो इसको, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि n के बटे में कर लोगे तो पलटना तो है ही है, n से गुणा भी कर देना, ठीक है। कई बार इस चीज की जरूरत पड़ जाती है, वो किसी और चीज के बटे में, यहां पर तो 1 के बटे में, 1 के बटे में। आगे क्वेश्चन है क्या, सारे 1 के बटे में चल रहे हैं क्या? यहाँ पर तो सारे 1 के बटे में चल रहे हैं, कोई नहीं, लेकिन इसकी जरूरत पड़ जाती है। देखो तो 61/19 = दिस, तो इसको कैसे करेंगे? इजीएस्ट टेक्निक जिसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 19 × 57, 19 × 57, उसके पास बच गया 4/19, तो 4/19 को अलग से लिख लो, अलग। मैं यहाँ पर एग्जैक्टली यही चीज क्रिएट कर दूंगा, फिर हम XYZ को इक्वेट कर पाएंगे। तो 4/19 मैंने अलग से लिख दिया। तो 3 के बाद जो भी चीज आई थी उसको 1 के बटे में लिखाना, तो 1/19/4 लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा 19/4। 19/4 क्या होता है भाई, 4 चौके 16, 4 3/4 होता है, ठीक है। तो 1 के बटे में 4 प्लस 3/4 लिखना पड़ेगा। इसको आप 3/4 लिखने ही वाले थे, लेकिन उसने बताया कि 1 के बटे में लिखो। तो 1 के बटे में 3/4 लिखोगे तो वो हो जाएगा 4/3। इस 4/3 को कैसे लिख सकते हो, 1 1/3, तो 1 1/3, यही चीज है। फिर से बता दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। ये x है, ये y है, ये z है, और मैंने ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन लिए हैं, तो बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको एक बार फिर से बताऊंगा।
फिर उन क्वेश्चन के ऊपर भी करेंगे। देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 19 3 57, ठीक है, ये हो जाएगा 3, 19 3 57, 4/19। बस मेरी बात को समझते रहो कि हम कैसे इसको एग्जाम में करेंगे। तो 3 यहाँ पर है ना, इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 3 + 4/19 है। देखो इसके आगे जो भी चीज़ है मैंने 1/, में लिखी है, तो 1/, में 4/19 को कैसे लिखेंगे, 19/4। 4 चौके 16, 4 3/4। तो अब मैं इसको लिखूंगा 4 + 3/4, लेकिन उस चीज़ को भी इन्होंने बटे में लिखा है, 1/, में 3/4 का 4/3 हो जाएगा। तो इसके बटे में मुझे 4/3 लिखना है। 4/3 क्या होता है, 1/3। तो इसके नीचे 1 + 1/3 है, ठीक है। अब इससे कंपेयर करोगे तो ये x है, ये y है, ये z है। तो आपको सिर्फ एक चीज मैंने बताई है कि भाई किसी भी चीज को n के बटे में करना है तो उसको नीचे तो पलट देना और n से गुणा भी कर देना। बस 1 के बटे में रखना है तो 1 गुणा कर दो, 2 के बटे में रखना है 2 गुणा, उसी कंसेप्ट से ये हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस ही है। वो क्या पूछ रहा है, z किसके बराबर है, z 3 के बराबर है, दैट्स इट, ऑप्शन सी। ये लो आए हुए क्वेश्चन है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 13 दूनी 26, 2 11/13 लिख सकता हूं। करूं अब अपनी जर्नी स्टार्ट, इसी को मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। 2 + मैं 11/13 लिखने वाला था, लेकिन 1/, में 13/11 लिखना है, तो साइड में लिखते रहो 13/11। वो क्या होता है, 1 2/11। तो इसको मैं लिखूंगा 1 + 2/11, लेकिन इसको भी मैं 1 के बटे में लिखूंगा। तो 2/11 को 1 के बटे में लिखोगे तो 11/2, ये क्या हो जाएगा, 5 1/2। तो ये हो गया 5 1/2, यही है, ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको इसी क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कहीं मैं भूल ना जाऊँ, n वाला भी बताना है मुझे, ठीक है। अब इसको देखो, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 5, z की वैल्यू क्या है 2। उसने क्या पूछा है, z किसके बराबर है, 2 के बराबर, आंसर इस दो। अब वो देखते हैं n वाला। पता नहीं वो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं क्वेश्चन जनरेट करके देख लेता हूँ। इस एक की जगह अलग से एक क्वेश्चन बना लेते हैं ना। अब मैं क्वेश्चन अलग से क्रिएट कर रहा हूँ। ये रकम उस क्वेश्चन के लिए बनी होगी तो वो बन जाएगा, नहीं भी बनेगा तो आप कंसेप्ट समझ जाओगे। मान लो उसने यही क्वेश्चन ऐसे दिया हो, 37/13 = 2 + 1/, में x + 2/, में y +, अब मेरे को पता नहीं यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा या क्या आएगा यहाँ पर मुझे पता नहीं, ठीक है, वो मैं बाद में फिल कर लूँगा। यहाँ पर उसने 1 की बजाय 2 दिया हो तो मैं आपको n वाला कंसेप्ट भी समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो क्योंकि वो ऐसे दे रहा है, तो इसी चीज़ को मैं कैसे लिख पाऊंगा, देखो मेरे भाई, 13 दूनी 26, तो 2, उसके बाद 11/13 है। तो अब मुझे पता है कि 2 + 1 समथिंग है, तो 1/, देखो 2 + 11/13 था, तो 1/, में 13/11 होगा, तो मैं अलग से 13/11 को ऐसे साइड में सोल्व करता हूं मैं, सही गलती ना हो। तो 1/, में जो 13/11 है उसे मैं लिख पाऊंगा 1 + 2/11। अब उसने लिख रखा है 2 समथिंग, 2 समथिंग लिख रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कभी कभी वो 1/, में करता है, कभी कभी 2/, में। तो अगर मैं 2/, में लिखूंगा, देखो जब मैं 11/13 को 1/, में लिखता हूं तो मैं 1/13/11, 1 के बटे में लिखोगे तो 1 गुना लिखोगे, 2 के बटे में लिखोगे तो 2 गुना। वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां पर जब आप 2 के बटे में लिखोगे तो इस 2/11 का उल्टा तो करोगे ही, उसका डबल करोगे। अब ये यहां पर बनेगा नहीं, ऐसे 3 लिख देते हैं वहां पर, ये कट जा रहा है ना, ये वो बन जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल नंबर बन जा रहा है, 3 लिख देते हैं यहाँ पर। तो अगर आप 3 के बटे में करोगे, अब देखना जरा ध्यान से, 1 2/11 बन चुका है, तो मैं 1 2/11 लिखना चाह रहा था, तो 1 तो मैंने लिख दिया, 2/11 को मैंने 3 के नीचे लिखा, तो मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा, 3 डिवाइडेड बाई 2/11 का पलट के 11/2, और उसको 3 गुना करूंगा मैं, 11 33/2 लिख पाऊंगा। तो यहां पर 33/2 है,
ठीक है, तो 33/2 को मैं कैसे लिख पाऊंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 16/1/2, तो नीचे आएगा 16/1/2। तो वहाँ पर मुझे ये नहीं पता था ना कि रिमाइंडर कितना बचेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन बना नहीं पाया था। यहाँ पर 1 बताएगा वो, अगर 3 लिखेगा तो। अब आप देख पाओगे कि ये x है, ये y है और ये z है। समझ में आ गई बात? इस क्वेश्चन में यहीं तक जाएगा वो। ये देखो जरा, इक्वेशन थोड़े से छोटे साइज में दे दिए टीम ने, ये फिर आपको दिखेंगे नहीं। ये सिर्फ ये इक्वेशन करवा के अगला HW के लिए दे दूंगा। तो 36/11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब थोड़ा सा फास्ट करें, थोड़ा सा मेरे साथ बनेंगे। तो 11×3 = 33, 3 प्लस 11×3 = 3/11 है, 1/11/3। 11/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 3×3 = 9 प्लस में 2/3, तो 2/3 को 1/3/2 जो कि होता है 1 + 1/2। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊँ तो प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपके दिमाग में ये स्टेप्स बार बार रिपीट होंगे तो फास्ट भी कर पाओगे। इसके लिए मुझे ज़्यादा लिखना नहीं पड़ा। क्लियर है? तो एक्स वाई जेड आ गया, तो x + y + z, 3 + 2 5 + 1 6, दैट इज ऑप्शन है। तो नेक्स्ट आपको मिलेगा मेरे भाई HW, छोटा है ये। चलो अब कर लो वीडियो को पॉज करके, आगे बढ़ रहा हूँ मैं तो। नेक्स्ट ये देखो भाई, 11 का जो स्क्वायर होता है ना, इसके अंदर 2 1 हैं, तो 1 से लेकर 2 तक जाओगे, और 1 जो 1 1 1 इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 1 2 3। कितने 1 हैं, 3 हैं, 3 तक जाओगे फिर वापस घटते हुए आ जाना। 1 1 1 1 इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 1 2 3 4। कितने 1 हैं, 4, 4 तक जाएंगे फिर घटते हुए आ जाएंगे। समझ में आ गई होगी अब बात। 1 2 3 4 5 इसका जो स्क्वायर है 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। तो मैथ्स के अंदर ऐसे तो पता नहीं कितने ही पैटर्न बनते होंगे, लेकिन वो सबको यूज नहीं करता। जिनको भी उसने आज तक एक बार भी यूज किया ना, मैं कराऊंगा। तो ये टेंशन मत लेना कि ये कर लिया तो वो कर लिया तो, ठीक है। और अगर अनएक्सपेक्टेड को कवर करने चलेंगे तो लाखों पैटर्न है, फिर मार खा जाओगे, ठीक है। अगर उसने एक बार भी पूछ लिया मैं बता दूंगा, ठीक है। ये उसने कई बार पूछा है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। ओके, हमारे सिलेबस से बाहर चीज़ आ गई तो सबके सिलेबस से बाहर चीज़ आ जाएगी, ये गारंटी दे सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। और आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वहीं से भी अगर चीज़ आए उसको घुमा भी दिया जाए तो आप कर लो, आपको चीज़ें समझ में बेटर आ जाए, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपको मॉक में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जो फिलहाल आपसे नहीं होंगे, मिलेंगे, बट उसको ऑब्जर्व करो कहाँ से आया है। अच्छा, उस कंसेप्ट से आया है और ये मैं देख नहीं पाया, उसको उसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, कोई नहीं, आगे से ध्यान रखूंगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, नहीं हो पाया, बुक मार्क कर लो, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना बुक मार्क्ड क्वेश्चंस को। टेक्स्ट बुक पे शायद बुक मार्क भी हो जाते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी 11, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 1 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 1 1 1, वहाँ से क्या आ जाएगा 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2 1, 12,344, दैट्स इट, ऑप्शन सी। ये देखो, ये क्वेश्चन भी इसीलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर ये पैटर्न है। यहाँ से आएगा 11, यहाँ से आएगा 1 2 3, वहाँ से आएगा 1 2 3 4, तो इट विल बी 1233। ये तो ठीक है, ठीक है। ये देखें, अब ये देखते हैं जी 0.8, 8.0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0.6, तो इट इज़ 15.4, इट इज़ ग्रेटर देन 15, ये भी ठीक है, बोथ। नेक्स्ट ये बताओ, तो देखो अगर अंडर रूट के अंदर सिर्फ 1 के बाद पॉइंट है तो हम क्या करते हैं, हम पहले मान लो 1 के बाद पॉइंट है, मान लो अंडर रूट के अंदर 2 के बाद पॉइंट है, तो आप क्या करते हो कि सोल्व करके 1 के बाद लगा दो, ठीक है। अगर अंडर रूट के अंदर 4 के बाद पॉइंट है तो सोल्व करके 2 के बाद लगा दो, सॉरी। अगर 1 के बाद पॉइंट है तो सोल्व करके आधे के बाद तो नहीं लगा सकते, ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि अंडर रूट ये है, ये लो 8 के ऐसे बीच में आधे में लगा दिया 8 के,
पॉइंट, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर अब मैंने आपको हिंट दे दी कि इसको कैसे सोल्व करना है। ये एक्चुअल में ये 13/10 है, तो नीचे एक जीरो है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर नीचे 2 जीरो हो जाए तो उसका सॉल्यूशन है भाई। हाँ, ये क्या है, ऊपर या नीचे अगर ओड जीरो होंगी तो सॉल्यूशन नहीं है, इवन जीरो है तो है सॉल्यूशन। यहां पर ये क्या है, ये है 13/1000। एक जीरो ऊपर दे दो, एक जीरो नीचे दे दो, बन जाएगी बात। अब आप इजीली कर पाओगे। देखो 130 का अंडर रूट उसने बता रखा है 11.4। जब ये 100 सोल होकर बाहर आएगा, देखो 130 का अंडर रूट जब सोल होकर बाहर आता है तो वो होता है 11.4, और जब ये सोल होकर बाहर आएगा तो नीचे आएगा एक 10, तो ये हो जाएगा 1.14। ऐसे ही 13 का स्क्वायर अंडर रूट उसने बता रखा है ये, लेकिन वो 10 गुना होएगा। जब ये 2 जीरो बाहर आएंगी तो एक जीरो बनेगी, तो 13 के अंडर रूट का 10 गुना यानी कि 36.05। देन यहां पर देखो 130 का अंडर रूट उसने बता रखा है, और उसके नीचे 2 जीरो आएंगी जब 16 के बाहर आएगा, तो 130 के अंडर रूट के नीचे 2 जीरो आएंगी, 2 के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.114। 4 5 और 4 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 3, 37.304। डन, क्लियर है। आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, ये बताओ। अब ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप बता देंगे, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ पहले। देखो 8 का डबल है ऊपर, 13 का डबल है, 18 का डबल है, तो ऊपर वालों में से 2 कॉमन ले लो। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या, कि जो पावर है वो भी साथ में कॉमन आती है, तो एग्जैक्टली 2 की पावर भी कॉमन आएगी। उसके बाद इसके अंदर जो भी बचेगा ना, वो वही बचेगा जो नीचे है। अगर आप 2 कॉमन ले लोगे, ऊपर से 2 कॉमन, तो यहाँ पर 8 बचेगा, लेकिन सिर्फ 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 की पावर भी कॉमन आएगी, तो ये चीज़ तो इससे कट जाएगी। अब अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि उत्तर इज इक्वल टू 2, ये कंसेप्ट पहले करवाया है। अब इसी कंसेप्ट को वो कई तरीके से पूछता है। यहां पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसका डबल है, इसका डबल है। अब की बार क्या है, इसका कितने गुना है, बताओ जरा, इसका कितने गुना है। इसमें 2 के बाद पॉइंट है, उसमें 1 के बाद पॉइंट है, तो इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना है। तो अगर मैं ऊपर वाले सब में से 10 कॉमन लूं, 10 कॉमन नहीं लूंगा मैं, 10 की पावर 2 कॉमन लूंगा, क्योंकि सबका स्क्वायर है, तो 10 की पावर 2 कॉमन लूंगा, तो आगे वही बन जाएगा जो नीचे बन गया है, अंडर रूट 10 का स्क्वायर, यानी कि आंसर इज 10, दैट्स ऑप्शन बी। अब इसको रट के नहीं बैठना है कि 10 गुना है तो 10 उत्तर, चीजें ट्विस्ट की जा सकती हैं, हमेशा चीजों को समझना है, ठीक है भाई। अब इसका 10 गुना है वो, इसका 10 गुना है ना वो, तो ऊपर मैंने 10 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर वही बच गया जो नीचे है, कट गया तो फिर से 10 उत्तर। क्लियर है भाई, इस कंसेप्ट में मार नहीं खाओगे आगे से। एक ये क्वेश्चन है, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन है, मतलब कि आया हुआ क्वेश्चन है टीयर 2 2020 में। इसमें मेरे को पैटर्न नहीं मिला, कोई भी पैटर्न मैंने ढूंढने की कोशिश की। अगर आपको कोई पैटर्न मिले तो स्क्रीनशॉट लेकर बताना टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है। मोस्टली तो कोई पैटर्न नहीं है, मेरे को नहीं मिला, तो अगर कुछ होएगा तो बताना। मैं कैसे इसको सोल्व करूंगा वो आप देखना। जैसे एग्जामिनर क्या कर रहा है, मैं पैटर्न क्यों पूछ रहा हूँ कि मुझे कोई पैटर्न नहीं मिला, मुझे ऐसे क्यों शक हो रहा है कि क्या पता कोई पैटर्न हो, इसलिए यहाँ पर देखो 7 × 10 है, ये 6 × 7 है, ये 6 × 11 आप मान लो, या 22 × 3, ये क्या है, ये है 22 × 22 है, कम 22 6 22 थी, 13 × 22 है, ये 10 × 13 है, ये 10 × 17 है। तो मेरे को ये लग रहा था कहीं ये ना हो कि कुछ, मतलब चीज़ें ऐसी आ रही हैं, कुछ ना कुछ हो। तो अगर आपको स्ट्राइक हो तो बताना, अब मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिकॉज देखो इन दोनों के अंदर 7 कॉमन है, इन दोनों के अंदर 22 कॉमन है, इन दोनों के अंदर 10 कॉमन है, तो ऐसे ग्रुप में ले लेकर सोल्व करना ईजी है हमारे लिए इस क्वेश्चन को। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, इसको मैं सोल्व करूंगा 7 × 10 × 6। मान लो ये मैंने एलसीएम ले लिया, 6 7 और 10,
तो 7 इंटू 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6, 6 3 18, प्लस 6 इंटू 7 से डिवाइड करेंगे तो 10, 10 एक कम 10। आगे मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया 22 इंटू 13। अगर मैंने 22 ले लिया, 13 ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक 3 बच जाएगा, 3। ठीक है, तो अगर मैं 66 होता है 22 और 3, 13 बचेगा, 13 एकम 13, प्लस 22 और 13 है तो 3 बचेगा, 3 3 9। ठीक है जी, प्लस यहाँ पर अब 10 13 और 17, 10 इंटू 13 से डिवाइड करूँ 17 बचेगा, 17 एकम 17, 10 17 से डिवाइड करूँ 13 बचेगा, 13 एकम 13। ठीक है जी, ये क्या है, 18 और 10 28 है तो 7 चौके 28। ठीक है, 6 और 10 60 है तो 1/15, प्लस 13 और 9 22 है तो 22 से 22 गया, ये हो गया 1/13 39। ठीक है जी, प्लस 17 और ये 30 है तो 10 ये 30, तो 3/13 इंटू 17। ओके जी, अब भी मैं इन दोनों को पहले कर लेता हूँ, इन दोनों को। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया है 39 इंटू 17, तो 39 से काटूंगा तो 17, 13 से काटूंगा तो 17 3 क्या 3 कम 3 3 5 15। ठीक तो कर रहा हूँ ना मैं, 3 बचेगा 9, गलत किया मैंने, सॉरी। 17 और 13 से काटूंगा 17 और 3 3 3 9। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 26, तो 13 दूनी 26, 13 3 39, तो ये हो गया 1/15 प्लस 2/51 वो कर देते हैं अभी तो, है ना। ठीक है जी, तो 15 इंटू 17 प्लस 51 है तो एक 17 और एक 3 5 तो नहीं 10, तो 17 और 10 27/15 इंटू 17। अगर मैं काटूँ 3 5 15, 3 9 में 27, 9/85। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसी नहीं है कि कुछ रटने के लिए है, इसको रटने की कोशिश मत करना। हो सकता है मैं इसको अगली बार करूँ तो किसी और तरीके से करूँ, इनको इकट्ठा कर दूँ। जस्ट मैं ये दिखा रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आया कि दो दो भी इकट्ठे करके सोल्व करने पड़े एक क्वेश्चन में। ठीक है, आपको कोई पैटर्न मिले तो बताना टेलीग्राम ग्रुप पर। ये लास्ट क्वेश्चन है अपनी सिंप्लीफिकेशन का, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगी, प्लेन ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। देखो, तो ये क्वेश्चन जस्ट मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एसएससी में नहीं आया है, बट इस नेचर के एक आधे क्वेश्चन एसएससी में आए हैं। जस्ट मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेक्निक सिखा रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखो, ये एक्चुअल कैट का क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवाए हैं, एसएससी में आए हैं। ऑब्जर्वेशन सिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ पर उसने क्या किया, उसने दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे कितने टर्म हैं, बोला इन टर्म्स का सम बता दो। हमें कैसे पता होगा यार इन टर्म्स का सम? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे। देखो, पहले टर्म में यहाँ पर 1 है, दूसरे टर्म में यहाँ पर 2 है, तीसरे टर्म में यहाँ पर 3 होगा, तो ये कौन सा टर्म है? ये टर्म है 2007वां, 2008वां नहीं है। तो एन की वैल्यू 2007 है, 2007 टर्म्स लिए हैं, एन टर्म्स लिए हैं, उनका सम पूछ रहा है। तो मैं एन की वैल्यू 1 ले लेता हूँ कि 1 टर्म का क्या सम है। 1 टर्म यानी कि सिर्फ ये, तो देखें इसका सम क्या होगा। इसका सम होएगा अंडर रूट, मतलब कि जब मैं एक टर्म लूं तो सम क्या आ रहा है एक टर्म्स का। ये एन टर्म्स का पूछ रहा है। अगर एन की वैल्यू 2007 है तो ये बोल रहा है 2007 माइनस 1 बार 2007, 2008 माइनस 1/2009, ये उत्तर है, ये है, ये है। तो मैं देखूंगा कि क्या उत्तर है। अगर एन की वैल्यू 1 है तो क्या उत्तर है, और एन की वैल्यू 2007 होगी तो क्या उत्तर होगा। ऑब्जर्वेशन से ही होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सम क्या होगा अगर मैं एक टर्म लूँ, एक टर्म यानी कि सिर्फ एक, एन की वैल्यू 2 हो तो 2 टर्म, 3 हो तो 3 टर्म, तो ये 1 + 1/1 + 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4, अंडर रूट 9/4 यानी कि 3/2। तो अगर एन की वैल्यू 1 है, अब मैं पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, अगर एन की वैल्यू 2007 है तो एग्जामिनर ने उत्तर बताया है ये कि एक अगला टर्म में से उसका रेसिप्रोकल घटाओ। अगर एन की वैल्यू 1 है तो 1 से अगला टर्म क्या है 2, तो क्या ये 2 - 1/2 आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है। अगर एन की वैल्यू 1 ली, अगर एन की वैल्यू 2007 है तो उसने बोला कि उत्तर ये है। ऑप्शन चेक कर रहा हूं, अगर एन की वैल्यू 2007 है तो उसने बोला उत्तर ये है। अच्छा, मैंने एन की वैल्यू 1 ली है, 1 - 1/1 से आ रहा है ये 3/2? नहीं आया, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी कि एन की वैल्यू 2007 है तो उससे अगले टर्म में से, उससे 2 आगे वाला टर्म का रेसिप्रोकल घटाना। अगर एन की वैल्यू 1 है तो 2 में से 1/3 घटा दूं,
आ रहा है ये नहीं आ रहा? मेरी बात समझ पा रहे हो? n की वैल्यू 2007 है तो ये उत्तर बता रहा है 2007 माइनस उससे अगले टर्म का रेसिप्रोकल, तो n की वैल्यू तो 1 है, 1 माइनस उससे अगला टर्म 2 का रेसिप्रोकल 1/2। क्या आया 1/2? नहीं, यही उत्तर दे रहा है। कभी कभी हो सकता है कि एक वैल्यू से उत्तर ना आए तो n की वैल्यू 2 ले लूंगा, मैं 2 टर्म्स का सम ले लूंगा और फिर मैं निकाल लूंगा। तो ये क्वेश्चन एसएससी का नहीं है, प्लीज डर मत जाना। दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट कि आप डरो, और वो भी खाम का। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्वेशन टेक्निक को थोड़ा सा फाइन कर रहा था मैं आपकी को। एक आधे पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं, जैसे फ्रैक्शन का कंपैरिजन भी करवाया था कि ऑब्जर्व कर लो, खुद की वैल्यू क्रिएट कर लो। ठीक है, क्लियर है? उसी को थोड़ा सा फाइन ट्यून कर रहा था, करना नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है, इससे आगे हम अपना प्लेन ज्योमेट्री है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, लगे रहो।